चैप्टर 21 एड्रेनालाइन। मैंने खुद को कैमूफ्लाज की मदद से छिपा रखा था और ऊपर देखा उस विशाल नारंगी एकाश्म स्तंभ की ओर जिसे लोग सोलाइल्स कैसल कहते थे। आज मैंने यह तय कर लिया था कि इस डंजन में मैं कई बार प्रवेश करूंगा। मुझे पता था कि इसका यह नारंगी आभा जल्दी ही नीली में बदल जाएगी और तब बहुत से लोगों का ध्यान इस ओर आने लगेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि आत्मविश्वास से कह सकता था, अब कोई दूसरा राजीव जैसा पागल मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैंने गहरी सांस ली और सामने नजरें टिकाईं। इस शहर की एलीट हंटर स्क्वाड को जिस डंजन को पार करने में आधा दिन लग गया था, उसे मैं कितनी जल्दी साफ कर सकता हूं, यही देखने का मेरा इरादा था। एक ऐसा डंजन जिसमें एक ही मंजिल पर विशाल किला था, जिसमें 20 विशाल कमरे और एक बॉस हॉल था। मैं इस चुनौती के लिए तैयार था। उत्साह से भरकर मैंने हाथ उस एकाश्म स्तंभ की चमकीली सतह पर रखा और एक झटके में उस विस्तृत मैदान में पहुंच गया जहां दूर क्षितिज पर वह किला दिखाई दे रहा था। मेरी सभी सक्रिय स्किल्स पहले से चालू थीं, जिससे मेरा शरीर कई रंगों की चमक से दमक रहा था। मैंने व्हर्लविंड भी सक्रिय कर दिया। हवा के तेज झोंके मेरे चारों ओर बनने लगे और जैसे ही मैंने जमीन पर जरा सा बल लगाया, मेरा शरीर वहां से गायब हो गया। हाँ, मैं 10 मीटर से भी ऊपर उछल गया था। मेरी आकृति हवा को चीरते हुए उस किले की ओर बढ़ रही थी। जमीन पर गिरकर फिर उछलना, फिर और तेजी से आगे फेंका जाना, इस नई गति और शक्ति के स्तर के साथ तालमेल बैठाना अपने आप में एक रोमांच था। लेकिन मेरा नियंत्रण पूरी तरह नहीं था। मेरा अगला छलांग सीधा किले के विशाल दरवाजे से जा टकराया। शांति भंग हुई और पहले कक्ष की 10 पत्थर की मूर्तियां जीवित हो उठीं। मेरी आंखों में उत्साह की चमक थी। मैंने तुरंत स्माइट सक्रिय की। मेरे ऊपर आसमान में 10 सुनहरी प्रकाश तलवारें प्रकट हुईं, जो आदेश की प्रतीक्षा में भयावह रूप से झूल रही थीं। प्रहार करो, मैंने ऊंची आवाज में कहा और 2 मीटर लंबी सुनहरी तलवारें गर्जना करती हुई मूर्तियों की ओर गिरीं। बूम! एक अंधाधुंध प्रकाश फैला। विस्फोट के बाद जब धूल और मलबा छंटा तो जमीन पर सिर्फ टूटे हुए पत्थर बचे थे। मैं जोर से हंसा। हाँ। सिर्फ 1 सेकंड से भी कम में सारे रैंक्सी राक्षस नष्ट हो गए थे। मेरे भीतर आत्मविश्वास और एड्रेनालिन की बार आ गई थी। मेरी स्किल्स, इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन, फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट और व्हर्लविंड सब एक साथ काम कर रही थीं। मेरी गति और शक्ति दोनों को बढ़ा रही थीं। कमरा 1 मिनट से भी कम समय में साफ हुआ और मैं अगले दरवाजे की ओर दौड़ा। अब दूसरे कक्ष में 11 मूर्तियां थीं। मेरे ऊपर फिर 10 सुनहरी तलवारें प्रकट हुईं और पास की मूर्तियों पर टूट पड़ी। मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा और 11वीं मूर्ति पर कई एक्सप्लोसिव रून बनाकर उसे फोड़ दिया। चारों ओर विस्फोट की गूंज थी, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब मेरी आर्कनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन 100 दक्षता पर पहुंच चुकी थी। यह अब सचमुच एक ढाल नहीं, बल्कि मेरी दूसरी त्वचा बन चुकी थी। कुछ ही सेकंड में यह कमरा भी साफ हो गया। मैं तीसरे में कूदा। स्माइट ने फिर 10 मूर्तियां मिटा दीं। बाकी 2 पर मैंने फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट चलाया। अब यह कौशल पूरी तरह परिपक्व था। उसकी लपटें गाढ़ी और गहरी हो चुकी थीं, जैसे पिघला हुआ लावा। जैसे ही वो मूर्तियों को छूतीं, वे पिघलकर राख बन जातीं। मैंने गहरी सांस ली। 3 कमरे 5 मिनट से भी कम में। मेरे चेहरे पर बच्चे जैसी मुस्कान थी। मैं आगे बढ़ता गया। चौथा, 5वां, 6ठा। हर कक्ष में वही तरीका। पहले स्माइट, फिर एक्सप्लोसिव रून या फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट। 10वें कक्ष से आगे तुम एक ही झटके में सब निपटा देता। आखिरकार मैं उस विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था जो बॉस हॉल की ओर जाता था। मैंने खुद को स्थिर किया और भीतर चला गया। वह राक्षस टाइटन पहले की तरह ही भयावह था। उसका 10 मीटर ऊंचा शरीर जमीन को हिला रहा था। उसके साथ खड़े 10 गार्ड्स कुछ कर ही नहीं पाए। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, 10 सुनहरी तलवारें उन पर टूट पड़ी। अब टाइटन की खाली आंखें खुली और वह दहाड़ते हुए मेरी ओर बढ़ा। जमीन कांप उठी। मैंने फिर स्माइट लगातार 3 बार चलाया। पहले 10 तलवारें उसके सीने पर जा धंसी, उसे पीछे धकेल दिया। फिर अगली 10 उसकी खोपड़ी पर गिरीं और आखिरी 10 उसके गले के चारों ओर घूमकर प्रहार करने लगीं। जिंग! टाइटन लड़खड़ाया। फिर मैंने
फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट सक्रिय की। एक विशाल अग्निस्तंभ ने उसके गले को लपेट लिया और कुछ ही पलों में सब पिघल गया। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर जमीन पर आ गिरा। सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में बॉस मर चुका था। मैं अविश्वास में उस दृश्य को देखता रहा। वो दैत्य जिसे हराने के लिए एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती थी, मैं अकेला उसे खत्म कर चुका था। आह! मेरे मुंह से एक विजयी चीख निकली। पूरा किला अब साफ था। सिर्फ 20 मिनट में बॉस के पास एक चमकता हरा क्रिस्टल और लूट का ढेर उभर आया। और फिर मैं रुकने वाला नहीं था। मैं बार बार उसी डंजन में घुसता रहा जैसे पागल हो गया हूं। 8 घंटे बाद मैंने सोलाइल्स कैसल को 24 बार साफ किया, औसतन हर घंटे में 3 बार। मेरे पास अब अनगिनत रैंक सी कोर एस थे, 15 रैंक सी स्किल्स, 1 रैंक बी स्किल और 5 नए आइटम एस। आरव शर्मा अब सिर्फ एक हंटर नहीं रहा था, वह एक चलता फिरता तूफान बन चुका था। चैप्टर 22 विस्फोटक विकास। मुझे यह रैंक सी डंजन बेहद पसंद आया था। सिर्फ एक ही मंजिल थी जहां सभी राक्षस एक ही जगह पर मौजूद थे। मेरी स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी जहां रिकॉर्ड समय में सबको खत्म कर सकूं और अकल्पनीय लाभ कमा सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं इतने सारे रैंक सी स्किल्स इकट्ठा कर पाऊंगा और किस्मत से एक रैंक बी स्किल और कुछ आइटम भी मिलेंगे। हंटर्स हफ्ते में 2 बार सोलाइल्स डंजन को क्लियर करते थे, तो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने जितनी बार इसे साफ किया होगा उतनी ही बार मैंने इसे एक ही दिन में साफ कर दिया। इस विचार ने ही मुझे हैरान कर दिया। मेरी दोनों स्टोरेज रिंग्स कोर एस, स्किल एस और आइटम एस से लगभग पूरी भर चुकी थीं। मैं फिलहाल डंजन के बॉस रूम में था जहां एक टूटा हुआ टाइटन मरा पड़ा था। मैं पहले रैंक सी आइटम्स देख रहा था। 2 जोड़ी इग्नियस आर्मोर एस, एक इग्नियस स्वॉर्ड, फायरी हेम और फायरी बूट्स। ये सब राजीव के पहने हुए उपकरणों जैसे ही थे, लेकिन अब मुझे इन्हें पहनने के लिए इंतजार नहीं करना था। उससे प्राप्त किए गए उपकरण अभी भी एक्सप्लोसिव रून के भारी विस्फोटों से क्षतिग्रस्त होने के बाद मरम्मत हो रहे थे। मैंने स्विफ्ट बूट्स को हटाकर फायरी बूट्स पहन ली और एक आर्मर व हेल्म लगा लिया। यह आर्मर अजीब तरह से लचीला था, जबकि ऐसा लगता था मानो यह बेहद मजबूत पत्थर से बना हो। हेल्म पहनने पर किसी ग्लैडिएटर जैसा दिखता था, इसलिए मैंने उसे उतार दिया और तय किया कि दुश्मनों के सामने आने पर ही पहनूंगा। इन आइटम एस ने मेरी रक्षा क्षमता में जबरदस्त वृद्धि की, जो पहले से सक्रिय कई स्किल्स के अलावा एक और सुरक्षात्मक परत के रूप में काम कर रही थी। अब बारी थी स्किल्स की। इतनी अधिक मात्रा में स्किल्स मेरे पास पहले कभी नहीं थीं। अगर मैं इन्हें बेचता तो इनकी कीमत मिलियनों में होती, लेकिन पैसे मेरा लक्ष्य नहीं थे। मैंने स्किल्स को ध्यान से देखा और उनमें से 8 चुनी जो मेरे लिए प्रभावी थीं। बाकी स्किल्स या तो धनुष या किसी विशेष हथियार की आवश्यकता रखती थीं, या फिर वे आक्रामक स्किल्स थीं जिनकी शक्ति मेरे मौजूदा स्किल्स जैसी ही थी। मैं जितनी संभव हो उतनी सहायक, सपोर्टिव और रक्षात्मक डिफेंसिव स्किल्स सीखना चाहता था, लेकिन अपनी मुख्य आक्रमण स्किल्स का चुनाव बहुत सावधानी से कर रहा था। बहुत सारी आक्रामक स्किल्स रखने से सिर्फ कई समान शक्ति वाली स्किल्स मिलती, पर उच्च दक्षता वाली कुछ शक्तिशाली स्किल्स नहीं। मैंने जो 8 स्किल्स सीखी और अवशोषित की, वे थीं: शार्पन, योर अटैक्स एंड स्किल्स डील मोर डैमेज टू योर एनिमीज। वॉर क्राई, मोटिवेट योरसेल्फ एंड योर एलाइज, इंक्रीजिंग एट्रीब्यूट्स बाय 5%। Retaliation, reflect back some of the damage from your enemies. King's Rage, the rage of a king flows through you, granting a boost in damage. Military Tactics, qualities of a fortified soldier are activated, increasing all attributes by 10%. Unpredictable, attack and casting speed increased by 10%. Elemental Damage, any attacks using the elements deal destructive damage. Or Stealth, move undetected as all the energies you emit are absorbed. इन स्किल्स को सीखना और सक्रिय करना एक अलग ही रोमांचक अनुभव था। मिलिट्री टैक्टिक्स, जिसने मेरी प्रत्येक विशेषता में 10% की वृद्धि की, ने वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ में निर्दिष्ट मात्रा जोड़ी, जबकि फोकस हमेशा की तरह खाली रहा। जो रैंक बी स्किल बुक गिरी थी, वह थी स्टेल्थ, और यह आज की सबसे बेहतरीन चीज थी,
क्योंकि इसकी उपयोगिता बाकी सब पर भारी थी। सभी स्किल्स के सक्रिय होने से जो रंग और ऊर्जा निकलती थी वह अब पूरी तरह नियंत्रण में थी और मैं एक सामान्य इंसान जैसा दिखाई दे रहा था, बिना किसी शक्ति की झलक के। मैं अपने परिवेश में घुल मिल भी सकता था, ठीक वैसे जैसे कैमूफ्लाज करता है। दोनों स्किल्स को मिलाकर एक घातक संयोजन बना सकता था। मैं स्टेल्थ को हमेशा सक्रिय रखूंगा और सिर्फ जरूरत पड़ने पर कैमूफ्लाज या स्टेल्थ के ब्लेंडिंग प्रभाव का उपयोग करूंगा। मैंने अभी तक पूरी तरह से यह नहीं समझा था कि एक पूर्ण रैंक बी हंटर कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी शक्ति अब रैंक बी के शिखर पर पहुंच चुकी है, शायद उससे भी ऊपर। हालांकि मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा जब तक मैं किसी ऐसे शिकारी से न मिलूं जिससे मैं अपनी ताकत की तुलना कर सकूं। मेरा अगला कदम था दोनों स्टोरेज रिंग्स में भरे हुए कोर एस को अवशोषित करना। 1 घंटे के गहन अवशोषण के बाद मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स 200 तक पहुंच गए। मेरे शरीर में समाई हुई नई शक्ति विस्फोटक लग रही थी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि यह सब तो बस 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ था जब मैं जागृत हुआ था। अब मेरा शरीर किसी भी क्षण असीम शक्ति से फट सकता था और यह मुझे अपने रास्ते पर और अधिक आत्मविश्वास दे रहा था। मैं उठा और हरे क्रिस्टल को छूकर डंजन से बाहर आया। पीछे मुड़कर देखा तो डंजन मोनोलिथ का रंग अब हल्का नीला हो चुका था। सोलाइल्स कैसल अब एक कम जोखिम वाला डंजन बन चुका था, जहां अब किसी भी समय डंजन ब्रेक की संभावना नहीं थी। दूर दुकानों और स्टॉलों में मौजूद हंटर्स ने यह बदलाव देखा और चर्चा शुरू कर दी कि आखिर कौन सा शीर्ष हंटर उनके शहर में आया है। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे हर 20 मिनट में डंजन में आते जाते देखकर अपना सामान्य ज्ञान खो दें। इसलिए मैंने कैमूफ्लाज हटाया पर स्टेल्थ सक्रिय रखा। हर 2 घंटे में जब स्किल्स के रंग और आर्मर की चमक छिप जाती तो वे मुझे बस एक आकृति के रूप में बाहर आते और तुरंत वापस जाते हुए देखते। मैं पहले से ही मशहूर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे अपनी इस असमझनीय शक्ति को उजागर कर देना चाहिए। मैं भविष्य की योजनाओं के लिए धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए मैं केवल अपने सतही स्तर की ताकत दिखाना चाहता था। अगर कोई और पागल शिकारी मेरे सामने आया तो मुझे पूरा भरोसा था कि उसे संभाल सकता हूं, बशर्ते वह सिर्फ मेरी दिखाई गई शक्ति पर भरोसा करे। आज के लिए यह मेरा डंजन से आखिरी निकलना था, इसलिए मैंने कैमूफ्लाज का उपयोग नहीं किया। दूर रिपोर्टर और कैमरामैन सावधानी से बदलावों को रिकॉर्ड कर रहे थे और अपने कैमरे मेरी ओर घुमा रहे थे। मैंने किसी प्रतिक्रिया से बचते हुए एक टैक्सी ली, जिसे एक घबराया हुआ ड्राइवर चला रहा था, स्पीड लिमिट से कम पर, और बार बार रियरव्यू मिरर में मुझे देखता जा रहा था। मैं मुस्कुराया और हम प्रिस्टीन रेजिडेंसी की ओर बढ़ गए। कल सुबह मैं अवेकन सेंटर जाऊंगा, यह देखने के लिए कि वहां कुछ मूल्यवान है या नहीं, लेकिन यह देखते हुए कि फिलहाल सबसे उच्च रैंक वाले डंजन को क्लियर कर रहा हूं और सारा लूट मेरे पास है, मुझे नहीं लगता वहां कुछ नया मिलेगा। मेरी अगली योजना थी आराम करना। अभी शाम ही थी, पर मैं सोचने से रुकना चाहता था, बस भरपेट खाना और फिर सो जाना। मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से मैं झींगे और स्टेक्स के प्लेटर्स खा रहा था, तो मैंने 4 प्लेट्स ऑर्डर कर दी जब मैंने प्रिस्टीन रेजिडेंसी में अपनी रूम की चाबी ली। आज की रात सुकून भरी होगी।